नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 29 फरवरी और 29 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जीके जिसके जो 20 प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जिसे कि हम लोग वी आर चौधरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में, तो हो जाता है आपका जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ये आपके सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीडीएस के नाम जानते हैं, वो है। इसके अलावा जो फर्स्ट सीडीएस हुआ करते थे बिपिन रावत, उनका मृत्यु हो गया था हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में। ठीक है, नौसेना प्रमुख की बात करेंगे तो एडमिरल आर हरि कुमार है, और सेना प्रमुख की बात करेंगे तो जनरल मनोज पांडे जी हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर आए एंड ऑफ विंटर सेल के नाम से, जो कि दोस्तों आपका 26 से 29 फरवरी तक के बीच में चलना था। इस दौरान दोस्तों आपको जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है वो आपको मात्र 351 रुपये में मिलने वाला है, और पास है जो कि आपको मात्र 263 रुपये में मिलेगा। साथ ही कूपन कोड एपीजी यूज कीजिएगा तो आपको 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टेक्स्ट बुक के ऊपर क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो सभी एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में पीवाईक्यू भी आप मॉक के तौर पर दे सकते हैं, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाते हैं, और एक मॉक को आप अनलिमिटेड दे सकते हैं, पीवाईक्यू को डाउनलोड कर पाते हैं। बस अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लीजिएगा तब। ठीक है, ये सुविधा पास में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर एसएससी का, बैंक का, रेलवे का जितने भी एग्जाम आपके एक साल के अंदर होंगे 351 रुपये में उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड एपीजी जरूर यूज कीजिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19(1) का बी है वो क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) का बी की बात जब हम लोग करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 19 का 1 का बी में। ठीक है, आर्टिकल 19 के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि आर्टिकल 19 के तहत हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कुल कितने स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो कुल 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वो 6 में आपका 19 का अनुच्छेद 19 का ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। भाषण 19 का बी में बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के अधिकार, यही पूछा गया था। अनुच्छेद 19 का सी आपका है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का डी की बात करेंगे तो भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का ई की बात करेंगे तो भारत के क्षेत्र में बसने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का ई का जी की बात करेंगे तो आपका व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, आने वाले शिफ्टों में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य की बात करेंगे तो सबसे साक्षरता वाला जो राज्य है वो दोस्तों आपका मिजोरम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिजोरम हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जिसकी राजधानी क्या है, आइजोल है। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम को 1986 में भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के बाद 20 फरवरी 1987 को इस राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद ये देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, सिक्किम है, और दूसरा क्या हो गया, तो दूसरा आपका हो गया मिजोरम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का जो साक्षरता है आपका कितना है, 91.33% है। यहीं पर बात करेंगे आपका जो देश का साक्षरता वो कितना है, 74.0% है। ठीक है, तो आपका देश की औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर से भी ज्यादा आपका मिजोरम का है। इसके अलावा ये तो पूर्वोत्तर भारत का राज्य पूछा, लेकिन आपका ओवरऑल पूछता तो उसका राइट आंसर क्या होता, ओवरऑल पूछता तो उसका राइट आंसर आपका हो जाता केरल। ठीक है, ओवरऑल बॉटम वाला पूछता तो बॉटम का राइट आंसर हो जाता बिहार। ठीक है, यानी कि सबसे निचला स्थान पे आपका बिहार है। केरल का साक्षरता 93.1% है और बिहार का 61% हिसाब से पूछा गया था पिछले दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार का उत्सव है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार का उत्सव पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ओसुवरी उत्सव हो जाएगा। ठीक है, ओसुवरी उत्सव आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। जो ओसुवरी उत्सव है भारत के अंडमान निकोबार में मनाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निकोबार नृत्य एक मंत्र मुग्ध करने वाला आदिवासी पवित्र नृत्य है। इसके अलावा ये ज्यादातर ओसुवरी समारोह या स्वर्ण महोत्सव के दौरान या का अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर घरों के आसपास आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला है इसके अलावा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ लोक नृत्य भी है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। निकोबारी है, इसके अलावा जारवा है, इसके अलावा सोमपेन है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, यानी कि किस फॉर्मर पीएम को किया गया था, ऐसा भी आपके क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। पूर्व पीएम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनको लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए दिया गया था। इसके अलावा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है 2004 से लेकर 2014 तक 2 टर्म के लिए आप देश के प्रधानमंत्री है जो कि रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शतरंज में स्टेलमेट यानी कि गतिरोध का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो शतरंज में स्टेलमेट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है ड्रॉ, ठीक है। शतरंज के खेल में गतिरोध एक अन्य प्रकार का ड्रॉ है। इसका मतलब यह है कि यदि खेल खेलते समय गतिरोध होता है यानी कि स्टेलमेट होता है तो ना तो कोई पक्ष जीतता है और ना ही हारता है और खेल ड्रॉ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ड्रॉ इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का जो अधिकार देता है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत है जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय है वो आपका रिट जारी करता है। रिट की बात करेंगे तो रिट किसी विशेष तरीके से अधिनियमित करने या अधिनियम से दूर करने के लिए अदालत या अन्य कानून प्राधिकरण के नाम पर लिखित आदेश का एक रूप है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत वहीं पर आपका जो हाईकोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है आपका अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। वो 5 प्रकार के रिट में एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा आपका परमादेश है, तीसरा आपका प्रतिषेध है, चौथा आपका उत्प्रेषण है और आपका 5वां है अधिकार परीक्षा। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकता है। बाकी अनुच्छेद आपको ऊपर दिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए सोनल मानसिंह से प्रश्न आपका आया था, लेकिन पुरस्कार से भी आया था, लेकिन कौन सा पुरस्कार दिया गया था ये तो आपके ऑप्शन में शायद पद्मश्री नहीं दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इनको पद्मश्री अवार्ड भी है जो कि मिल चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका पद्मश्री अगर ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है। तो इसके अलावा सोनल मानसिंह को भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सभा भेजा गया था। 1992 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है। इसके अलावा 2003 में आपका पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। सोनल मानसिंह को एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गन्ना गुरु भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है इनका संबंध किससे है तो इनका संबंध आपका ओडिसी नृत्य से भी है और आपका भरतनाट्यम नृत्य से भी है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन 2-2 करके रहता है तो आपको उसमें भरतनाट्यम ओडिसी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, अगर राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तो इसका राइट आंसर आएगा 5 हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ राज्य का नाम पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर आपका मात्र 3 ही होगा, ठीक है। यदि किसी विकल्प में 3 होगा तो हम 3 को ही चिन्हित करेंगे, लेकिन दिए गए विकल्प के अनुसार 5 सबसे उपयुक्त उत्तर है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश से भ्रमित ना करें, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था कब 3 दिया गया था, तो इसका राइट आंसर 3 होगा जैसे स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो भारत है 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ आपका कुल जो सीमा साझा करता है 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। कौन कौन सा सीमा साझा करता है, कौन कौन से स्टेट या यूटी का, तो एक तो आपका लद्दाख का करता है, एक आपका जम्मू कश्मीर का करता है, इसके अलावा एक आपका पंजाब का करता है, एक राजस्थान करता है और आपका गुजरात का करता है। हम लोग मैप के माध्यम से भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पाकिस्तान का सीमा है, इसके अलावा ये गुजरात का सीमा साझा कर रहा है, इसके अलावा ये पाकिस्तान का कर रहा है, इसके अलावा ये पंजाब का कर रहा है, इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर का कर रहा है और ये आपका लद्दाख का कर रहा है। 3 आपका राज्य है, 2 आपका यूटी है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि अमनजोत कौर का संबंध किस खेल से है। तो अमनजोत कौर की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका क्रिकेट से है, ठीक है। क्रिकेट की महिला क्रिकेट है, ये अपने डेब्यू की थी 19 जनवरी 2030 को और अपने डेब्यू में ही आपका प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो कि इन्होंने जीता है और इन्होंने जो डेब्यू किया था वो आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो सिकंदर की बात करेंगे तो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, जिसे हम लोग 326 BC के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, ठीक है। तो भारत ने आक्रमण किया था। सिकंदर की बात करेंगे तो मेसेडोन के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का एक राजा यानी कि राजा था, उसने फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार करने के बाद वो तक्षशिला की ओर बढ़ गया। इसके अलावा हाइड स्पेस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और पौरव साम्राज्य के राजा पोरस के बीच पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के किनारे हुआ था। इसके अलावा सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया था और अन्य स्थानीय शासकों की तरह जिन्हें उसने हराया उसे अपने क्षेत्र पर शासन जारी रखने की अनुमति दे दी, ठीक है। इसके अलावा सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा जो लड़ाई से भरपूर महीने था और जुलाई 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेनाएं
घर के लिए रवाना हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एलोरा की गुफा के बारे में पूछा गया था एलोरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो एलोरा की गुफाएं की बात करेंगे तो जो एलोरा का जो गुफा है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र भी ऑप्शन में ना रहे तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में जगह का नाम है, तो औरंगाबाद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एलोरा की गुफा से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे कि एलोरा का गुफा कहाँ पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एलोरा की गुफा के साथ साथ वहाँ पर अजंता का भी गुफाएं पाई जाती हैं। तो अजंता का गुफा अगर पूछेगा तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र ही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो निर्माण है एलोरा का गुफा का, इसका निर्माण आपका राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट वंश के शासन के दौरान हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी और सारी गुफाएं उसको एक बार हम लोग देखें तो देखिए, बाघ की गुफा की बात करते हैं। बाघ की गुफा की बात करेंगे तो ये 200 MP में ये प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कन्हेरी का गुफा कहाँ है, कन्हेरी का गुफा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एलिफेंटा का गुफा पूछा जाएगा, एलिफेंटा का गुफा पूछा जाएगा तो ये भी दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है बादामी का गुफा, ठीक है, बादामी का गुफा पूछा जाता तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक होता। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता बराबर का गुफा, ठीक है, बराबर का गुफा पूछा जाता तो इसका राइट आंसर आपका बिहार होता। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता बोर्रा का गुफा कहाँ है, बोरा गुफा कहाँ पूछा है तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होता। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता वराह का गुफा कहाँ है, वराह, तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होता। ठीक है, इन सभी गुफाओं को रख लीजिएगा, हम लोग इसको PDF में आपको दे देंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, तत्काल के लिए, बाकी PDF में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लता मंगेशकर को जो भारत रत्न है वो आपका किस वर्ष मिला था। ठीक है, क्या पूछा गया था, तो पूछा गया था लता मंगेशकर को भारत रत्न, क्या पूछा गया था, भारत रत्न कब मिला था। ठीक है, तो लता मंगेशकर की जब हम लोग बात करते हैं तो लता मंगेशकर तो क्या है, एक आपके संगीतकार हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, इनका गाना भी आप लोग सुने ही होंगे आशा करते हैं। ठीक है, जो कि इनका मृत्यु भी अब हो गया है। तो इनको जो भारत रत्न का अवार्ड है दिया गया था 2001 में। कब दिया गया था, 2001 में दिया गया था। इनका जो निधन है अभी कुछ साल पहले ही 16 फरवरी 2022 के दिन आपका हुआ है। इसके अलावा 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इनका जो उपनाम की बात करेंगे, इनको उपनाम भी दिया गया था द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। साथ में 2001 में आपका बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में दिया गया था। और आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी, तो पहली संगीतकार थी आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, कौन सी, MS सुब्बुलक्ष्मी थी, जिनको 1998 में भारत रत्न का अवार्ड जो कि मिला था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा सेकंड संगीतकार था आपके 1999 में पंडित रविशंकर जी को। ठीक है, इनको मिला था पंडित रविशंकर जी को। इसके अलावा 1999 में इनको बोला, 1998 में इनको मिला। इसके अलावा 2001 में 2 लोगों को मिला, लता मंगेशकर को मिला था और आपका बिस्मिल्लाह खां को मिला था। बिस्मिल्लाह खां आपके एक शहनाई वादक हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और पंडित रविशंकर आपके तबला वादक हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी एक बार हम लोग देख लेते हैं और क्या पूछा गया था। हाँ, एक और प्रश्न पूछा गया था, फिक्की का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, फिक्की का स्थापना कब हुआ था, ये भी पूछा गया था। देखिए, फिक्की की स्थापना की बात करते हैं। फिक्की का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका हुआ था 1927 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 1927 हो जाएगा। इसके अलावा इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे आपके GD बिरला। कौन थे, GD बिरला थे। और आपके कौन थे, पुरुषोत्तम ठाकुर दास के द्वारा किसके सलाह पर किया गया था, महात्मा गांधी जी के सलाह पर किया गया था। महात्मा गांधी जी के सलाह पर किया गया था। कब किया गया था, 1927 में किया गया था। इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है आपका दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन देखने को तो अभी नहीं मिल रहा है, बाकी PDF में जैसे ही हमको मिलेगा उसको हम PDF में आपको शामिल कर देंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।